नमस्कार साथियों, मैं मनीष प्रवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और आपकी जो तैयारियां हैं वो भी बिल्कुल शानदार जबरदस्त जिंदाबाद चल रही होंगी। और इन्हीं तैयारियों को आगे बढ़ाने के लिए और आपका अर्थशास्त्र में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए मैं आज लेकर के आया हूँ भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990, जो कि आज हमारे अर्थशास्त्र का अध्याय 2 है और उसका लेक्चर नंबर 7 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग बात करेंगे साहयिकी पर बहस। ये साहयिकी क्या है, ठीक है, ये साहयिकी क्या होती है इस पर चर्चा करेंगे। फिर कीमतें संकेतों के रूप में, जो कि आपका बॉक्स में दे रखा है, ठीक है ना। अपन बॉक्स वॉक्स सब कुछ कवर करते हुए चलेंगे। अपन वो एक एक चीज कवर करेंगे जो कि आपको आगे बढ़ाएगी। आपका कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, पूरे में से पूरे नंबर आपके 11th में आने चाहिए इकोनॉमी में। यही अपन लोग चाहते हैं, क्वेश्चन कहीं से ही बन जाए, छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर। देखिए, अपन लोग चैप्टर 1 में कृषि की क्या हालत ब्रिटिशर्स करके गए थे, ये अपन लोगों ने देख ली। कृषि की भी क्या हालत करी और किसानों की भी क्या हालत करी, दोनों हम लोग जान चुके थे। कृषि का व्यवसायीकरण कर दिया, किसानों पर जमींदारी व्यवस्था थोप दी गई। इन प्रकार की व्यवस्थाओं से कृषि का भी विनाश हुआ और किसानों की जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति है उस पर भी गिरावट आया। जब भारत आजाद होता है और आजादी के बाद भारत ने यह संकल्प लिया था कि हमें सबकी आर्थिक सामाजिक स्थितियों को सुधारना है, सबको स्वतंत्रता का आनंद जो मजा है वो मिलना चाहिए। अब उसी आनंद और उसी मजे को बढ़ाने के लिए सरकार भू सुधार कानून लेकर के आती है। भू सुधार कानून सरकार लेकर के आए कि भैया किसी भी प्रकार से भू सुधार से क्या होगा, किसानों की थोड़ी बहुत स्थिति सुधरेगी। भू सुधार के बाद हरित क्रांति आई और हरित क्रांति में मुख्यतः हमें देखने को मिला लास्ट लेक्चर में कि जो ज़्यादा बेनिफिट हुआ है वो बड़े बड़े किसानों को हुआ है। उनको बहुत बेनिफिट हुआ है क्योंकि उन्होंने अच्छी टेक्नोलॉजी भी खरीद ली, HYV सीड्स भी खरीद लिए, पानी की भी सुविधा उन लोगों ने कर ली, ऐसी व्यवस्था उन लोगों ने कर ली। और जब ज़्यादा उपज हुई, ज़्यादा को बेच करके उन्होंने खूब प्रॉफिट कमाया और खूब प्रॉफिट कमा करके वो अमीर बन गए। मतलब अमीर और गरीब की जो असमानता है वो उसकी जो खाई है वो दिन पर दिन बढ़ती गई। परंतु उस समय सरकार ने गरीब किसानों को बराबर बनाए रखने के लिए, समानता बनाए रखने के लिए सरकार ने शुरू करा साहयिकी देना। आप कह सकते हैं सब्सिडीज, इंग्लिश में कहा जाता है कि सरकार सब्सिडीज देना शुरू करा। सब्सिडीज का अर्थ यह हो जाता है, साहयिकी का, आर्थिक साहयिकी का मतलब यह हो जाता है, सरकार कहती है हम आपको बिजली मुफ्त प्रोवाइड कराएंगे, सभी किसानों को बिजली मुफ्त कराएंगे, या बिजली की जो रेट है वो कम कर देंगे। पानी जो आपको उपलब्ध होगा वो पानी कम रेट पे उपलब्ध होगा या बिल्कुल फ्री उपलब्ध होगा। आप HYV सीड्स आपको सरकार उपलब्ध कराएगी, कम दरों पे उपलब्ध कराएगी। इस प्रकार की जो आर्थिक मददें किसानों को दी जा रही थी उनको कहा गया आर्थिक सहायिकी। और अभी इसी सहायिकी पर बहस चल रही है, डिबेट चल रही है। अब बहस या डिबेट का अर्थ होता क्या है, पहले तो आप इस चीज को समझिए। एक एक शब्द को बहुत गहराई में जाकर के समझना चाहिए। देखिए, दो शब्द आप लोग सुनते हैं, एक होता है स्पीच और एक होता है डिबेट। स्पीच का अर्थ क्या होता है? स्पीच का मतलब यह है कोई टॉपिक दिया गया, उस पर मैंने जो मन में आ रहा था मैं जाकर के बोल दिया। मैंने ये नहीं सोचा था अच्छा है बुरा, बस जाकर के बोल दिया, और वो हो गई स्पीच। डिबेट क्या होती है? जब आपको कोई एक टॉपिक दिया गया है पर उस टॉपिक के आपको पक्ष में बोलना है, मतलब आप उसके सपोर्ट में हो, आप उसके पक्ष में हो, और कुछ लोगों को बोला गया कि आप इसके विपक्ष में बोलो, कि भाई आप इसके पक्ष में बोलिए और आप इसके विपक्ष में बोलिए। जैसे मान लीजिए नोटबंदी का मुद्दा पर ले लेते हैं। मैंने आपको ये कहा कि भैया ये जो 10 बच्चे हैं ये नोटबंदी के पक्ष में बोले। अब आपको कुछ भी नहीं बोलना है, नोटबंदी के फायदे ही गिनाने हैं। और मैंने इन 10 बच्चों को बोल दिया भैया आप विपक्ष में हो, तो अब इनको कुछ भी नहीं बोलना है, इनको नोटबंदी के नुकसान जो है वही गिनाने। तो अब क्या हुआ कि हमने डिबेट कराई। वो पक्ष वाले बोलेंगे नहीं नोटबंदी बिल्कुल सही थी, सरकार ने जो करा वो बिल्कुल सही करा। विपक्ष वाले बोलेंगे कैसे सही करा, क्या फायदा हो गया ऐसा नोटबंदी करने से? तो वो पक्ष और विपक्ष में तो विचार, जब बहस जो होती है, बहस का मतलब क्या होता है? डिबेट हो रही है, हम सही है वो बोलते नहीं हम सही है, वो बोलते हम सही है। तो जब पक्ष और विपक्ष होता है तो डिबेट कहते हैं। डिबेट को हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी में बहस कहते हैं। अब ये जो बहस है ये किसके ऊपर हो रही है? साहयिकी के ऊपर हो रही है। कि साहयिकी, आर्थिक साहयिकी, जो इकोनॉमिक जो सब्सिडीज हैं जो किसानों को दी जा रही हैं वो सही है। कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं वो बिल्कुल सही है, देनी चाहिए सरकार को, और कुछ कहते हैं कि नहीं गलत है। तो यहां पर कुछ लोग क्या हो गए? पक्ष में आ गए, आर्थिक सहायिकी के पक्ष में आ गए, और कुछ लोग क्या हो गए? विपक्ष में आ गए। जब पक्ष और विपक्ष होने लग जाए तो उसमें चर्चा हो तो उसको क्या कहा जाता है? बहस कहा जाता है, डिबेट कहा जाता है। तो डिबेट ओवर सब्सिडीज, सहायिकी पर बहस, ये एक अब मुद्दा बना हुआ है।
कि जब सरकार सहायकी दे रही थी ठीक है, पर अब जो किसान अच्छी स्थिति में आ चुके हैं या किसानों को अब लंबे समय तक क्या है सहायकी देना गलत होगा, ये भेष देश में चल रही है। और आज हम यही जानेंगे कि ये जो सब्सिडी जो सहायकी सरकार दे रही है वो सही है या गलत है, इसका एक निष्कर्ष हम निकालेंगे। चलिए, आजकल कृषि क्षेत्र को दी जा रही आर्थिक सहायकी का आर्थिक औचित्य एक गर्मा गर्म बहस का मुद्दा बन गया है। तो जो आर्थिक सहायकी दी जा रही है, जो इकोनॉमिक सब्सिडीज दी जा रही है, वो एक आर्थिक औचित्य, औचित्य का मतलब क्या होता है कि सही है क्या, आर्थिक रूप से वो सही है क्या, एक गर्मा गर्म बहस का मुद्दा बन चुका है कि सही है क्या, अभी तक भी जो सहायकी दी जा रही है वो सही है क्या। इस बात से तो सभी सहमत है कि किसानों द्वारा और सामान्यतः छोटे किसानों द्वारा विशेष रूप से नए एचवाईवी प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु सहायकी दी जानी आवश्यक थी। देखिए, अब इस बात से तो सभी सहमत है, ये जब हरित क्रांति आई और उस हरित क्रांति के दौर में जो किसान है, विशेष करके जो छोटे किसान है, उनको एचवाईवी सीड्स, ठीक है, नई नई प्रौद्योगिकी, नई नई टेक्नोलॉजी, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए जो सरकार ने सहायकी दी, जो मदद करी सरकार ने, ऐसा प्रोत्साहन तो सरकार को करना चाहिए था, कोई भी डाउट वाली बात। देखिए, एक्चुअल में बात समझिए, डिबेट छिड़ी हुई किस बात पे, डिबेट इस बात पे छिड़ी हुई है कि जब आप लोगों ने स्टार्टिंग में दिया, हरित क्रांति के बाद दिया, जब ठीक था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर आज के मौजूदा दौर में भी क्यों, अब तो वो लोग प्रौद्योगिकी को, टेक्नोलॉजी को अपनाने लग गए हैं, वो टेक्नोलॉजी को अपनाने लग गए हैं, वो एचवाईवी सीड्स का प्रयोग करने लगे हैं। तो अब क्या आवश्यकता है, अब जरूरत नहीं, अब तो सहायकी बंद कर देनी चाहिए, जो आर्थिक सहायकी है, जो सरकार सहयोग कर रही है, वो बंद कर देना चाहिए। पर इस बात के सब समर्थन में है कि जब नया नया एचवाईवी सीड्स आया, नई नई प्रौद्योगिकी आई, उसको अपनाने के लिए जो सरकार ने सहायकी प्रदान करी है, जो सहायता प्रदान करी है, वो बिल्कुल सही करी, इस बात से सब सहमत। किसान प्राय किसी भी नई प्रौद्योगिकी को जोखिमपूर्ण समझते हैं। देखिए, अब कोई भी व्यक्ति हो, वो जो नई टेक्नोलॉजी आती है उसको अपने लिए थोड़ा सा जोखिम भरा समझता है कि यार मान लो मैंने इसको खरीद भी लिया और इससे मुझे कोई प्रॉफिट भी नहीं हुआ, मतलब उपज भी नहीं बढ़ी, तो फिर क्या फायदा होगा, नुकसान और हो जाएगा। अब टेक्नोलॉजी है या कुछ भी, वो सस्ते में तो आता नहीं, काफ़ी भारी मात्रा में था, 60,000, 70,000, 1 लाख, अब वो लगा भी दे और फिर भी फायदा नहीं मिले तो थोड़ा सा नुकसान होता है ना। और इतनी अच्छी स्थिति में किसान थे नहीं हमारे भारत के कि नहीं वो खरीद ले, चलो कोई बात नहीं, होगा तो हो गया। तो अब किसान जो है ना, नई प्रौद्योगिकी को अपनाने में थोड़ा सा जोखिम समझता है। अतः किसान द्वारा नई प्रौद्योगिकी की परख के लिए सहायकी आवश्यक थी। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब हरित क्रांति के समय नई प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए, उसकी परख के लिए, उसकी टेस्टिंग के लिए सरकार ने जो सहायकी दी वो जरूरी थी। कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि एक बार प्रौद्योगिकी का लाभ मिल जाने तथा उसके व्यापक प्रचलन के बाद सहायकी धीरे धीरे समाप्त कर देनी चाहिए, क्योंकि उनका उद्देश्य पूरा हो गया है। अब देखिए, कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है, कुछ अर्थशास्त्रियों का तो ये मानना है, जो इकोनॉमिक्स है वो कुछ तो ये मानते हैं कि जब एक बार प्रौद्योगिकी का लाभ मिल चुका है, जब किसान ने एक बार प्रौद्योगिकी को खरीद लिया, टेक्नोलॉजी को खरीद लिया, उससे अपने उत्पादन को बढ़ा लिया, उपज को बढ़ा लिया, मतलब उसको एक बार लाभ मिल चुका है। जब वो एक बार लाभ मिल चुका है और वो व्यापक प्रचलन में आ चुके, व्यापक प्रचलन में तो काफी लोग उसका इस्तेमाल कर चुके हो और अब आम बात हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना या उस प्रकार, उस तरीके से काम करना, कोई बड़ी बात नहीं। जब लाभ मिल चुका है, जब वो चीज कॉमन हो चुकी है, हजारों लाखों लोग उसको यूज कर चुके हैं और कह रहे हैं नहीं बेहतर है, अच्छा उत्पादन करती है, तो फिर इस प्रकार की सहायकी देना सरकार को बंद कर देना चाहिए। क्यों बंद कर देना चाहिए? क्योंकि अब लाभ भी ले चुके हैं वो, और दूसरा क्या है कि जब सबको पता है कि सही है तो जोखिम किस बात का, जब सब कह रहे हैं कि नहीं नहीं बढ़िया है, बेहतर है, तो फिर डर किस बात का। तो उनका उद्देश्य पूरा हो गया। सरकार का उद्देश्य क्या था कि उन किसानों को समानता प्रोवाइड कराना, इक्वलिटी देना, यही सरकार का उद्देश्य था कि अमीर किसान जो है, जमींदार जो किसान है, उनके बराबर इन गरीब किसानों को, छोटे किसानों को सरकार लेकर के आ जाए। तो उद्देश्य तो पूरा हो चुका है, तो अब सहायकी खत्म कर देनी चाहिए। यही नहीं, यद्यपि सहायकी का ध्येय तो किसानों को लाभ पहुंचाना है, किंतु उर्वरक सहायकी का लाभ बड़ी मात्रा में प्राय उर्वरक उद्योग तथा अधिक समृद्ध क्षेत्र के किसानों को ही पहुंचता है। अब देखिए, आप एक तरफ तो यह है कि किसानों को लाभ पहुंच गया तो उनको सहायकी जो है, आर्थिक सहायकी जो सरकार दे रही है, उसको बंद कर देना चाहिए। दूसरा एक और फैक्टर देखिए, सहायकी का ध्येय, ध्येय का मतलब क्या होता है, जो उद्देश्य, जो ऑब्जेक्टिव है, वो क्या था? किसानों को लाभ पहुंचाना था, कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। किसान नई टेक्नोलॉजी खरीदेगा, किसान रासायनिक उर्वरक खरीदेगा, रासायनिक कीटनाशक खरीदेगा, बढ़िया बीज लेकर के आएगा, सिंचाई की व्यवस्था करेगा, इन सब का जब वो काम करेगा तो उससे उसका उत्पादन बढ़ेगा, उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, और उस प्रोडक्शन से वो खूब पैसा कमाएगा, खूब लाभ की स्थिति में रहेगा। तो ये जो सहायकी का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? किसानों को लाभ पहुंचाना उनका मुख्य उद्देश्य। परंतु हो क्या रहा है कि उर्वरक जो है, उर्वरक सहायकी बड़ी मात्रा में प्रदान करी जा रही है। उर्वरक सहायकी का मतलब आप ये वाले
उर्वरक खरीदिए, सरकार आपको सहायकी देगी। अब जब सरकार सपोर्ट कर रही है, जब सरकार सपोर्ट कर रही है कि आप ये वाले उर्वरक खरीदो, तो उससे फायदा किसको होगा? कंपनी को फायदा होगा। जो उर्वरक बना रही है, जो फर्टिलाइजर बना रही है, उस उर्वरक उद्योग को क्या होगा? फायदा होगा। उर्वरक उद्योग को जब फायदा होगा और जिन क्षेत्रों में वो उद्योग लगे हुए हैं और जिन क्षेत्रों में उस उर्वरकों का प्रयोग करा जाएगा, वो क्षेत्र समृद्ध हो जाएंगे और वहां के जो किसान हैं, उन्हीं किसानों को वो फायदा मिल पाएगा। मतलब यहां पे क्या है, ओवरऑल इस पूरे बात का ये कहना चाहता है कि जो छोटे किसानों को जो सरकार फायदा देना चाहती है, वो फायदा नहीं मिल पाएगा। ये फायदा सच में मिलेगा किसको? जो उर्वरक उद्योग है, उर्वरक उद्योग है उनके मालिकों को या उर्वरक उद्योगों को फायदा मिलेगा, और जो बड़े समृद्ध किसान हैं उनको फायदा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो सरकार का मुख्य उद्देश्य है, वो मुख्य उद्देश्य छूट जाएगा। तो इसलिए भी क्या कर देना चाहिए? सहायकी को बंद कर देना चाहिए। अतः यह तर्क दिया जाता है कि उर्वरकों पर सहायकी जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। तो उर्वरकों पर जो सहायकी है, जो उर्वरकों पर सब्सिडीज दी जाती है, उसका जारी रखने का कोई भी औचित्य नहीं है, बिल्कुल भी उसका कोई तर्कपूर्ण बात नहीं है, वो बंद कर देनी चाहिए, ऐसा कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि सहायकी के नुकसान ही नुकसान है। अभी हम उन अर्थशास्त्रियों के बारे में पढ़ रहे हैं जो सहायकी के विपक्ष में है। अभी हम उन अर्थशास्त्रियों के बारे में पढ़ेंगे जो सहायकी के पक्ष में है। आपको ये बात पता है, भारत मिश्रित देश है। मिश्रित देश में जो पूंजीवादी है वो इन चीज़ों को समर्थन नहीं करते कि सब्सिडीज देना, मदद करना, इन चीज़ों को समर्थन में नहीं है। पर समाजवादी जो है वो समर्थन करते हैं कि सरकार को किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए काम करना चाहिए। किसानों की स्थिति सच में आज भी जो भारत में है वो थोड़ी सी बहुत दयनीय है, बहुत ही आप कह सकते हैं कि खराब जो स्थिति है किसानों की आज भी भारत में है। तो उस स्थिति में अगर सरकार उनको थोड़ी बहुत मदद कर रही है, सरकार सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध करा रही है, सरकार सस्ती दरों पर बिजली दे रही है, तो ठीक है, इट्स ओके, नो इशू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि किसान जो खेती कर रहा है ना, वो एक बिजनेस की तरह नहीं कर रहा। तो वो लोगों का, देश का पेट भरने के लिए वो क्या कर रहा है? खेती कर रहा है। अब खेती वो पेट भरने के लिए कर रहा है, दुनिया को निर्यात करने के लिए कर रहा है। अगर उसके लिए सरकार थोड़ा सा उसकी मदद कर देती है, भैया ये उत्पादन बढ़ाएगा तो जीडीपी में वृद्धि होगी, वो किसका? देश का ही नाम है। तो अगर उस देश के नाम को आगे बढ़ाने में किसान अपना योगदान दे रहा है और उसमें छोटा सा योगदान सरकार दे देती, तो गलत नहीं है, वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, उसको मैं भी बिल्कुल सही बात मानता हूँ। सरकार को सहायकी समय समय पे थोड़ी बहुत देती रहनी चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि जो सहायकी की थोड़ी मात्रा है वो सरकार कम कर दे, ऐसा नहीं है कि हमेशा जितनी देती आ रही है उतनी सरकार दे, परंतु फिर भी अगर फसल खराब हो जाती है तो उस समय में सरकार को मदद करनी चाहिए। ठीक है, नई अगर कोई टेक्नोलॉजी आ रही है, उस टेक्नोलॉजी के प्रयोग में सरकार को सहायकी देनी चाहिए, मैं बिल्कुल समर्थन में हूँ, इसमें कोई नो डाउट वाली बात है। ठीक है, किसानों की जो आत्महत्या है, उस आत्महत्या को रोकना चाहिए। अब वो आत्महत्या क्यों हो रही है, ये कारण सरकार को जानना चाहिए, पहचानना चाहिए और उन कारणों को रोकने का पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए। जहां तक किसानों को मदद मिलनी चाहिए सरकार से, वो मिलनी चाहिए। एक बार जब शायद आंदोलनों की बात थी, किसान आंदोलनों की, या बीच में कुछ ऐसा किसानों का हुआ था, जब किसानों का मुद्दा हुआ तो एक किसान का इंटरव्यू न्यूज़पेपर में आया और उस व्यक्ति ने एक ही बात कही कि आप हर बार अलग बनकर के क्यों सोचते हो, आप एक बार किसान बनकर के सोचिए ना। यहां पे मेरा वही कॉन्सेप्ट आता है कि जिसकी कोहनी पर चोट लगती है ना, दर्द वही महसूस कर सकता है। अगर किसान की क्या समस्या है एक्चुअल में किसान ही जानता है, किसान ही जान रहा है, तो वो यही कह रहा था कि आप एक बार किसान बनकर के देखो, आप हमारी जगह होकर के सोचो कि हमें किन चीजों की आवश्यकता है, किन की नहीं, और हमारी क्या अच्छाइयां हैं, क्या गलतियां हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो किसान बनकर के हमें सोचना चाहिए। तो ये मैं ऐसा नहीं कि इन्होंने जितने भी अर्थशास्त्रियों जो तर्क दिए वो गलत है, वो अभी अपनी जगह सही है, पर कुछ ऐसे समय हैं जब सरकार को समर्थन करना ही चाहिए किसानों को, एटलीस्ट जो छोटे किसान हैं उनको तो करना ही चाहिए। इनसे लक्षित समूह को लाभ नहीं होता और सरकारी कोष पर अनावश्यक भारी बोझ पड़ता है। तो इन अर्थशास्त्रियों का यह कहना है जो लक्षित समूह है, जिस समूह पर हमने लक्षित टारगेट कर रखा है कि भाई उनको फायदा मिलना चाहिए, उसको तो फायदा मिलता नहीं है। और सरकारी कोष का मतलब क्या होता है, जो सरकार का पैसे का जो तिजोरी है, उस तिजोरी पर अनावश्यक भारी बोझ पड़ता है। मतलब तिजोरी में से पैसा कटता जा रहा है और बिल्कुल बस कटता जा रहा है, और जिसको लाभ होना चाहिए तो उसको लाभ हो नहीं रहा, उससे अमीर होता जा रहा है और गरीब से बेचारा गरीब होता जा रहा है। दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञों का मत है कि सरकार को कृषि सहायकी जारी रखनी चाहिए, क्योंकि भारत में कृषि एक बहुत ही जोखिम भरा व्यवसाय है। देखिए, अब एक तरफ मना करने वाले आ गए, वो क्या थे, उसके विपक्ष में थे सहायकी की। अब ये पक्ष में डिबेट चल रही है। ये लोग कहते हैं कि कृषि सहायकी जारी रहनी चाहिए, कंटिन्यूसली जारी रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत में कृषि एक जोखिम भरा व्यवसाय है। ठीक है,
खतरों भरा काम है वो। ज्यादा बारिश आ गई तो फसल खराब, कम बारिश हुई तो फसल खराब, ठीक है, और कुछ कभी कीट वीट लग गए तो फसल खराब। मतलब वहां पे सर्टेनिटी नहीं है ना भैया कि भैया इतना तो हम इस बार कमा ही लेंगे, कमा भी ले नहीं भी कमाए। जोखिम भरा व्यवसाय, एक तो पहला तो खूब मेहनत का काम है उसमें, और फिर जोखिम है, डर है कि यार कभी भी कुछ भी खराब हो सकता है। तो जोखिम भरा व्यवसाय, और जब ऐसा जोखिम भरा व्यवसाय होता है तो वहां पर सरकार का योगदान, सरकार का समर्थन होना जरूरी है, क्योंकि सरकार समर्थन करती रहेगी, सपोर्ट करती रहेगी तो उनका हौसला बुलंद रहेगा कि हाँ सरकार हमारे साथ खड़ी है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, सरकार हमें समर्थन करेगी और जो भी नुकसान होगा उस नुकसान को मैं और सरकार मिलकर के भरपाई कर देंगे और फिर से फसल उगाएंगे और फिर से देश के एक एक व्यक्तियों का हम लोग पेट भरेंगे। अधिकांश किसान बहुत गरीब है और साहित्य को समाप्त करने से वे अपेक्षित आघातों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अधिकांश किसान आज भी भारत में क्या है, बहुत गरीब है, बहुत ज्यादा गरीब है। तो अगर साहित्यों को समाप्त कर दिया जाएगा तो जो अपेक्षित आघात है, आघात का मतलब क्या होता है, इनपुट, उस आउटपुट के लिए, उस फाइनल जो फसल जो है उस फसल के लिए जितनी भी चीजें हमें उसमें डालनी पड़ी, चाहे वो खाद हो, चाहे वो कीटनाशक हो, बिजली हो, चाहे वो पानी हो, बीज हो, कुछ भी हो, जितना कुछ में हमें डालना पड़ रहा है उस फसल को उगाने के लिए, तो ये जो सब कुछ हम इनपुट कर रहे हैं वो उनको क्या कहते हैं, आघात कहते हैं। तो जो अपेक्षित आघात है कि भाई ये लगानी पड़ेंगी, तो अब अगर सरकार ने वो सहायकी बंद कर दी तो शायद वो किसान नहीं लगाए और भी उसकी स्थिति दयनीय हो सकती है और भी खराब हो सकती है। सहायकी समाप्त करने से गरीब और अमीर किसानों के बीच असमानता और बढ़ेगी और समता के लक्ष्य का उल्लंघन होगा। तो जो सहायकी के पक्ष में है वो ये कहते हैं कि अगर सरकार ने सहायकी समाप्त कर दी तो गरीब और अमीर किसान के बीच में जो असमानता है वो और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि गरीब को जो थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा था वो सपोर्ट भी बंद हो गया है। अब वो भी सपोर्ट छीन लोगे तो गरीब तो और भी गरीब हो जाएगा, और जो अमीर है वो तो होते ही जा रहे हैं। तो गरीबी और अमीरी के बीच में क्या होगा, एक डिफरेंस जो है वो बढ़ता ही जाएगा, और उससे क्या होगा, जो हमारा लक्ष्य है समानता का, समता का जो लक्ष्य है, इक्वलिटी का जो लक्ष्य है, पंचवर्षीय योजनाओं का जो लक्ष्य रहा है समानता, उसका उल्लंघन होगा, मतलब वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। इन विशेषज्ञों का तर्क है कि यदि सहायकी से बड़े किसानों तथा उर्वरक उद्योग को अधिक लाभ हो रहा है तो सही नीति सहायकी समाप्त करना नहीं बल्कि ऐसे कदम उठाना है जिनसे कि केवल निर्धन किसानों को ही इनका लाभ मिले। तो अब निष्कर्ष क्या निकालोगे आप, नोट क्या निकालोगे? निष्कर्ष में हम लोग यही कह सकते हैं, ये जो पक्ष में है वो लोग ये कह रहे हैं कि हाँ चलिए आप ऐसा कह रहे हैं, विपक्ष वाले कहते हैं कि जो अमीर किसान है उनको लाभ हो रहा है, या उर्वरक के उद्योग है उनको लाभ हो रहा है, तो हमें नीतियों में, हमें पॉलिसीज में कुछ ऐसा परिवर्तन कर देना चाहिए कि उन किसानों को ही फायदा हो जो निर्धन हो, तो उनको ही लाभ मिलना चाहिए। पर सहायकी बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त करना यह बिल्कुल सही नहीं है। सहायकी समाप्त करना यह फाइनल लक्ष्य सरकार का नहीं होना चाहिए, बल्कि उस नीतियों में थोड़ा सुधार करे और सिर्फ जो गरीब किसान है, जिन किसानों को उसकी आवश्यकता, उन्हीं को ही यह दिया जाए। 1960 के दशक के अंत तक देश में कृषि उत्पादकता की वृद्धि से भारत खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो गया। यह निश्चय ही गौरवपूर्ण उपलब्धि रही। 1960 के दशक के अंत तक आप देखेंगे, मतलब 1970 के टाइम पीरियड तक आप आ जाएंगे, 67 में हरित क्रांति हुई तो उसके 70 तक आप आते आते देखेंगे तो कृषि की जो उत्पादकता की वृद्धि हुई और भारत खाद्यान्नों में क्या हो गया, आत्मनिर्भर हो गया। अब उसे अमेरिका पर, किसी भी देश पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं थी। तो यह हमारे लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है, ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम आत्मनिर्भर हो गए। आजादी के 20-22 सालों के अंदर अंदर भारत खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो गया, और इस टाइम पीरियड में उसने 3 युद्ध भी लड़ लिए, 47 का, 62 का, 65 का युद्ध भी लड़ लिया, ठीक है, गरीबी को भी दूर कर रहा है, लोकतंत्र की स्थापना कर रहा है, सबके लिए समानता के काम भी कर रहा है, और उसमें साथ साथ उन्होंने एक गौरवपूर्ण उपलब्धि यह हासिल कर ली कि वो खाद्यान्न सामानों में क्या हो चुके हैं, अब आत्मनिर्भर हो चुके हैं। इसके बावजूद नकारात्मक पहलू यह रहा कि 1990 तक भी देश की 65% जनसंख्या कृषि में लगी हुई थी। पर इसका नेगेटिव पॉइंट एक ये रहा कि 1990 तक देश की 65% जो आबादी है वो कृषि में लगी रही, जनसंख्या जो है वो कृषि में लगी रही। अर्थशास्त्री इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जैसे जैसे देश संपन्न होता है, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान में और उस पर निर्भर जनसंख्या में पर्याप्त कमी आती है। ये बात हम लोग भी देख रहे हैं, ये ट्रेंड हम लोगों ने भी देखा है कि जैसे जैसे देश विकसित होता है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी उसकी बढ़ती है, तो लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है एग्रीकल्चर में वो डाउन होता है। अगर कोई भी देश है तो उसकी जो स्टार्टिंग जो बेस रहा है वो प्राथमिक क्षेत्र रहा है, कृषि रहा है, फिर उसके बाद उन्होंने उद्योगों में ज्यादा पैसा खर्च करा है, उद्योगों में ज्यादा लोग इन्वॉल्व है, और फिर उसके बाद सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र में। परंतु हमारे आज भी भारत में कृषि में काफी लोगों का योगदान है, काफी लोग कृषि में लगे हुए हैं, ठीक है। तो अर्थशास्त्रियों का यह कहना है कि जैसे जैसे देश संपन्न होता है, सकल घरेलू उत्पाद बढ़ता है, तो कृषि का जो योगदान है और कृषि में जो लोग इन्वॉल्व है वो कम होते हैं।
भारत में 1950 से 1990 की अवधि में यद्यपि जीडीपी में कृषि के अंशदान में तो भारी कमी आई, पर कृषि पर निर्भर जनसंख्या के अनुपात में नहीं के बराबर प्रतिशत हो पाई। अब देखिए, अब यहाँ पे जीडीपी में जो अंश है कृषि का वो तो कम हुआ है, परंतु लोग कम नहीं हुए, लोग उतने ही हैं। ये बात आप तीनों क्षेत्रों में देखिएगा, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादन में कमी आई है, मतलब आप कह सकते हो उत्पादन तो कर रहे हैं, परंतु जो जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन है उस जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में कमी आई है। इनका बढ़ा है और इनका भी बढ़ा है, दोनों का बढ़ा है, परंतु रोजगार में आज भी सबसे ज्यादा यह है, और इन दोनों कृषि की तुलना में, प्राथमिक क्षेत्र की तुलना में रोजगार में कम है। मतलब ये क्षेत्र कम रोजगार दे रहे हैं, प्राथमिक क्षेत्र कृषि कहीं ना कहीं ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहा है, या लोग ज्यादा से ज्यादा कृषि क्षेत्र पे खुद ऑटोमेटिकली निर्भर है कि नहीं हम तो कृषि कर लेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। इस क्षेत्र में इतनी उत्पादन वृद्धि तो न्यूनतम श्रम के प्रयोग द्वारा भी संभव थी, फिर इस क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के लगे रहने की क्या आवश्यकता थी। अब देखिए, जितना उत्पादन वो कर रहे हैं, जितना वो जीडीपी में योगदान दे रहे हैं, उतना उत्पादन तो बहुत कम श्रम के साथ, बहुत कम लोगों के साथ भी पॉसिबल है। तो फिर इतनी ज्यादा जनसंख्या कृषि में क्यों लगी हुई है, इसका क्या कारण है? इसका उत्तर यही है कि उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को नहीं खपा पाए। मतलब इसका कारण यही है कि जितने लोग कृषि क्षेत्र में काम कर रहे थे उतने रोजगार उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र नहीं दे सका, उनको वो नहीं खपा पाया। नहीं खपा पाया होने का मतलब है कि वो उनको अपने आप में नहीं मिला पाया। उद्योग क्षेत्र इतने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाया कि भाई आप उद्योगों में काम कर लीजिए, सेवा क्षेत्र लोगों को इतना अट्रैक्ट नहीं कर पाया कि आप सेवा क्षेत्रों में काम कर लीजिए। ऐसा आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा परछन बेरोजगारी के बारे में। ठीक है, परछन बेरोजगारी क्या थी? जैसे कि भैया ये एक खेती है, ठीक है, और जैसे मान लीजिए एक परिवार में 10 लोग हैं, ठीक है, अब उस पर 5 लोग काम करते हैं तब भी 100 किलो ही उत्पादन होगा, क्योंकि जमीन तो उतनी की उतनी सीमित है। परंतु घर के मुखिया को लगा ये 5 लोग घर पे फालतू बैठते हैं, इनको भी हम खेत में लेकर के चले जाते हैं, तो अब वो भी खेत में चले गए। अब जब वो भी खेत में चले गए तो उत्पादन तो 100 किलो ही होगा ना, जमीन तो उतनी है ना भैया, उससे ज्यादा तो जमीन है नहीं, तो उत्पादन तो उतना ही होगा। तो ये 5 लोग क्या है, वहां पे फालतू ही है, उनका जाने का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं हुआ। वो 5 हट जाएंगे तो भी 100 किलो होगा, 5 लगा दो, 10 लगा दो तो भी क्या होगा, 100 किलो ही होगा। मतलब कम लोगों से भी उत्पादन तो उतना ही हो रहा है। फिर ये ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं? वो ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं? ये ज्यादा लोग चाहे तो उद्योगों में काम कर सकते हैं, सेवा क्षेत्र में काम कर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र ज्यादा रोजगार देने में विफल रहा है। अनेक अर्थशास्त्री से 1950-90 के दौरान अपनाई गई नीतियों की विफलता मानते हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि 1950 से 90 तक के बीच में जो नीतियां अपनाई गई हैं उनकी विफलता है, वो नीतियां सही नहीं अपनाई गई। इस कारण कृषि में आज भी इतनी डिपेंडेंसी हमें लोगों की देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो सहायिकी की बहस है वो भी अपनी पूरी कंप्लीट होती है। अब आ जाते हैं कीमतें संकेतों के रूप में। बॉक्स में जो दिया हुआ उसको समझ लेते हैं। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि बाजार में कीमतों का निर्धारण किस प्रकार से होता है। देखिए, आप लास्ट क्लासेस में पढ़ करके आए होंगे कि बाजारों में कीमतों का जो निर्धारण है वो किस प्रकार से होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ। बाजार में, मार्केट में जो भी कीमत का निर्धारण होता है बेटा, वो मांग और पूर्ति के आधार पर होता है। डिमांड या सप्लाई जिसको हम लोग कहते हैं उसके आधार पर कैसे होता है। जैसा कि सबसे पहली कंडीशन आप देखिए, जब अगर किसी वस्तु की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, जैसे कि मान लीजिए डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, मतलब 100 चीजें मांग रहा है कोई व्यक्ति, ठीक है, 100 लोग हैं वो 100 चीजें मांग रहे हैं, और पर जो सप्लाई मतलब वो चीज है 80, तो इसका क्या होगा, प्राइस होगा ज्यादा, प्राइस होगा, मूल्य होगा ज्यादा, मूल्य कीमत होगी ज्यादा। कैसे होगी वो बताओ। देखो, अब इस प्रकार से जैसा कि मान लीजिए कि आज एक मैं दुकानदार हूँ और 5 बच्चे मेरे पास आए और उन्होंने बोला भैया पेन दे दो, हमारा एग्जाम है। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही पेन थे। पेन 2 है, मांगने वाले 5 है। मुझे पता है कि लेकर के तो जाएंगे क्योंकि आसपास में कोई दुकान है नहीं, लाएंगे कहां से। तो मैंने 10 वाले पेन को बोल दिया भाई 20 रुपए का, किस किस को खरीदना है। जिन जिनके पास 20 रुपए निकल जाएंगे तो मैंने 40 कमा लिए। कमाने 20 थे पर कमाए 40 लिए। क्यों? क्योंकि सप्लाई कम थी पर लोगों को चाहिए था, मांग थी, डिमांड थी, लोग चाहते तो किसी भी हाल में लेना है, चाहिए भैया चाहिए। कोरोना के समय में जब लोगों को दवाइयों की आवश्यकता हुई, लोगों को और किसी चीज की आवश्यकता हुई, तो लोगों ने खूब पैसे दे करके दे दे भाई प्लीज दे दे, मुझे दे दो। क्यों? क्योंकि सप्लाई कम थी पर डिमांड थी लोगों की, दो यार प्लीज दे दो, कैसे भी करके दे दो। ठीक है, जब डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो तब क्या होता है, प्राइस होती है ज्यादा। इसके उल्टे पे आ जाओ, इसके उल्टे पे आ जाओ। डिमांड जब कम हो और सप्लाई जब ज्यादा हो, जैसा कि सप्लाई 100 चीजों की है और मांगने वाले 80 है। ये कैसा है? ये बिल्कुल ऐसा है जब सर्दी का मौसम खत्म हो जाएगा आपका, मार्च
में, और जब जब सारी जैकेटें स्वेटर्स जो बाकी रह गई हैं, आप दुकानदार के पास जाओ, बोले जैकेट कितने की, बोले 2500 की। 2500 की? मैं तो नहीं खरीदूंगा, क्योंकि अब कौन पहनेगा 2500 की। बोले कितने दोगे भैया? 1200 रुपये दूंगा। 1200 तो नहीं यार भैया, 1500 दे। 1200 से 1 रुपये ज़्यादा नहीं दूंगा। कोई नहीं खरीदेगा अभी इस टाइम में, मैं खरीद तो रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, डिमांड कम है, क्योंकि मार्च अप्रैल में आकर कौन खरीदता है। पर अपन लोग तो इंटेलिजेंट लोग हैं कि इसको ऐसा कैसा पैक करके घर पे ले जाके रख देंगे, नेक्स्ट सेशन में पहनेंगे, नई सर्दी में, नहीं तो नई सर्दी में महंगी रहेगी, ऐसा करते हैं, अभी खरीद लेते हैं। तो डिमांड कम थी, सप्लाई ज़्यादा थी, तो मालिक को लगा यार बेच देते हैं यार, 1200 तो आने दो, जितने आए उतने ही सही। जैसा कि आप लोग मॉलों में देखते हो, मॉल में जब आप लोग जाते हो तो क्या है, पुराने के एक के साथ एक फ्री, 50% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट, वो क्या है, वो प्राइस गिराना है, क्योंकि डिमांड तो है नहीं। तो भाई कैसे भी करके तुम सस्ते में खरीदो, पर खरीदो तो सही। तो जब डिमांड कम हो और सप्लाई ज़्यादा हो तो वो क्या हो जाता है, प्राइस कम हो जाती है। सबसे सही स्तर जो होता है वो होता है जब डिमांड और सप्लाई लगभग लगभग बराबर चलती है, तो प्राइस ऑलमोस्ट न्यूट्रल से चलती है, न्यूट्रल से चलती है। अब जब ये प्राइस ज़्यादा है तो ये किसके लिए नुकसानदायक है, मांग करने वालों के लिए। और मांग कौन करता है, उपभोक्ता करता है, कंज्यूमर करता है। सप्लाई कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है, उत्पादक करता है। जब प्राइस ज्यादा है तो नुकसानदायक उपभोक्ता के लिए और फायदेमंद सप्लायर के लिए, और खूब पैसा आएगा, बढ़िया बढ़िया, बहुत ही मजा। और जब डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा, और जो प्राइस कम है, कीमतें कम है, ये किसके लिए फायदेमंद है, कंज्यूमर के लिए फायदेमंद है, पर इसके लिए नुकसानदायक है। ठीक है, अब एक बात बताइए, जब इसके लिए नुकसानदायक है, जब ये अगर कंज्यूमर ने, उपभोक्ता ने वस्तुएं खरीदना बंद कर दिया, तो सप्लायर क्या उत्पादन करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। मतलब क्या हो जाएगा, डिमांड ही बंद हो गई। अगर किसी चीज की मांग ही नहीं होगी तो कोई डिमांड क्यों, फिर सप्लाई क्यों करेगा, बात खत्म। और अगर यहां पर आप इतना नुकसान में सप्लायर को पहुंचा दोगे, प्रोड्यूसर को पहुंचा दोगे, तो प्रोड्यूसर अपनी फैक्ट्री बंद कर देगा ना, फैक्ट्री बंद कर देगा। तो ये वाली स्थिति होती है बच्चों महंगाई की, और ये वाली स्थिति होती है मंदी की। ठीक है, दोनों ही स्थितियां बहुत बेकार है, इन पर आगे कभी चर्चा करेंगे। परंतु ये वाली जो स्थिति है बेस्ट है, ये बेस्ट है। ये वो स्थिति है जब जैसे मान लो कि सप्लायर कह रहा है 2000 में दूंगा और उपभोक्ता कह रहा है 1000 रुपये, और बीच की रेट आ गई, बोले 1500, बोले ठीक है, ना तेरी ना मेरी। यहाँ पे दोनों खुश है, ना मांग वाले को खतरा है और ना सप्लाई करने वाले को खतरा है। तो ये जो कंडीशन रहती है, ये न्यूट्रल मार्केट रहता है, ये बढ़िया मार्केट रहता है। तो जो कीमतें जो तय होती हैं वो कुछ इस प्रकार से होती हैं, जैसा कि आपको बताया नहीं, पर मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया एक्स्ट्रा में। यह समझना आवश्यक है कि कीमतें वस्तुओं की उपलब्धता का संकेतक है। संकेतक का मतलब क्या है, संकेत देने वाली, इंडिकेटर करने वाली कि है भैया, ठीक है ना। तो कीमत है वस्तुओं की उपलब्धता का, तो कीमत क्या है, वस्तुओं की उपलब्ध होने का संकेत है कि है या नहीं है। अब जब कीमत ज्यादा है इसका मतलब क्या है, वस्तुएं कम उपलब्ध है। कीमत कम है इसका मतलब क्या, वस्तुएं बहुत ज्यादा उपलब्ध है पर लेने वाले कोई नहीं है। तो कीमत है क्या, वस्तुओं की उपलब्धता का संकेतक है। यदि कोई वस्तु दुर्लभ हो जाती है तो इसकी कीमत बढ़ जाती है। दुर्लभ होने का मतलब बहुत ही मुश्किल से मिल रही हो, बहुत ही मुश्किल से मिल रही हो, मतलब डिमांड बहुत ज्यादा है पर सप्लाई बहुत कम, तो उसका क्या हो जाएगा, कीमत बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगी। ये बताया मैंने अभी आप लोगों को। कीमतों के आधार पर उसके प्रयोग के संबंध में सही निर्णय लेने की इसके उपभोक्ताओं को प्रेरणा मिलती है। तो उस समय कीमतों के आधार पर उसका प्रयोग कितना है, भाई उसका कीमत कितना है और उसका हमारे लिए प्रयोग कितना है, इस संबंध को लेकर के उपभोक्ता को प्रेरणा मिलती है कि उसको वो चीज वस्तु खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। यदि निम्न पूर्ति के कारण पानी की कीमतें बढ़ जाती हैं तो लोग इसका उपयोग सावधानी पूर्वक करेंगे। उदाहरण के लिए पानी संरक्षण के लिए वे बगीचे में पानी देना बंद कर देंगे। जैसे अब देखिए, निम्न पूर्ति के कारण, निम्न पूर्ति का मतलब पानी की बहुत कम सप्लाई हो रही है, बहुत ही कम सप्लाई हो रही हो, तो पानी की कीमतें बढ़ जाएंगी। पानी की सप्लाई क्या हो गई, वाटर की जो सप्लाई है वो कम हो गई, सप्लाई कम हो गई तो प्राइस बढ़ गई, कीमतें बढ़ गई। अब कीमतें बढ़ गई, पानी की कीमतें जब बढ़ जाती है तो उसका लोग बहुत सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करेंगे। बगीचों में पानी थोड़ा हल्का हल्का देंगे, गाड़ी को फिर गीले कपड़े से साफ कर लेंगे, ठीक है ना। बहुत पानी बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्यों, क्योंकि वो महंगी हो चुकी है, क्योंकि उसकी सप्लाई कम हो रही है। सप्लाई कम हुई तो उसकी प्राइस बढ़ गई। जैसा कि मैं अभी आपको उदाहरण देता हूं, अभी गायों में, जानवरों में रोग चल रहा है, लंपी रोग। उस लंपी रोग के कारण क्या हुआ, गायों की जो दूध देने की शक्ति है वो थोड़ी कम हुई और दूध की जो सप्लाई है वो कम हो गई। इसीलिए आप देखेगा सभी जो दूध है, उन दूध उत्पादक है, उन्होंने अपनी रेट बढ़ा दी। जैसे कि कोई थैली, जो दूध की थैली आती है वो 44 की आती थी, पहले उसको 46 पे करा गया, फिर 48 पे, और अभी वो 50 पे चल रही है 1 किलो की। ये रेट क्यों बढ़ गई, क्योंकि सप्लाई कम हो रही है, सप्लाई कम हो रही है पर डिमांड तो लोगों की है, तो वो रेट बढ़ गई। अब रेट बढ़ गई तो लोग कोशिश कर रहे हैं, अरे यार थोड़ा दूध का कम प्रयोग करो।
जो फालतू की भाई जो चीज़ें बना रहे थे, कभी दही जमा रहे हैं, कभी और कुछ कर रहे हैं, भाई थोड़ा कम कर लो यार, दही अगले बार खा लेना, लंपी रोग ठीक हो जाने दो, उसका खा लेना। तो सप्लाई कम थी, इसलिए क्या होगा, प्राइस बढ़ गई। जब भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो हम शिकायत करते हैं और सरकार पर दोषारोपण करते हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो हम दोषारोपण करते हैं, सरकार पर दोष लगाते हैं। परंतु पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि इसकी अधिक कमी को दर्शाती है और कीमत वृद्धि इस बात का संकेत है कि पेट्रोल कम मात्रा में उपलब्ध है। यह पेट्रोल का कम उपयोग करने और वैकल्पिक ईंधनों की तलाश की प्रेरणा देता है। देखिए, अब पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होना, उसमें बढ़ोतरी होना, इसकी अधिक कमी को दर्शाते हैं। प्राइस क्यों बढ़ी है? क्योंकि वो कम है, पेट्रोल कम होता जा रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज सिर्फ इतना ही पेट्रोल अब मौजूद है कि पूरी दुनिया के लोग मिलकर के इस्तेमाल करेंगे तो 40 साल तक ही उस पेट्रोल का हम लोग सब मिलकर के इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको बता देना चाहता हूं, 1990 में जो पेट्रोल की कीमतें 10 से 12 रुपए थी, वो 2000 में आकर के 24 से 25 रुपए हो गई। फिर 2010 में उनकी कीमतें पेट्रोल की 50 रुपए थी और आज 2020 या 22 में मैं बात करूं तो 100 से भी ज्यादा है। आप क्या देखते हैं, ये ट्रेंड को समझिएगा, रेट याद मत रखो। 10 साल में कीमत डबल, फिर से 10 साल में कीमत डबल, और फिर से 10 साल में बेटा कीमत डबल। अब आप सोच लो कि 2030 तक कितना होगा, 200-250 का 1 लीटर पेट्रोल आएगा। 2040 तक कितना होगा, 500 का 1 लीटर पेट्रोल आएगा। ठीक है, तो ये कीमतें बढ़ती जा रही, क्यों? क्योंकि जो उसकी सप्लाई है वो बहुत कम होती जा रही है। उसकी सप्लाई दिन पर दिन कम होती जा रही है और 40 साल के अंदर तो वो बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहां पे जरूरत क्या है, एक तो हम पेट्रोल का कम इस्तेमाल करें और दूसरा पेट्रोल की जगह कोई दूसरे वैकल्पिक ईंधनों, ईंधन मतलब जो फ्यूल होते हैं जिनसे गाड़ी ये चलती है, वो वैकल्पिक जो ईंधन है, ऑप्शन जो है वो दूसरा ऑप्शन ढूंढ सके। तो देखिए, भारत और सभी देश इस पर काम भी कर रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक गाड़ी अब आप देखने लगे हैं। तो हो सकता है कि 40 साल तक हम पेट्रोल का इस्तेमाल ही ना करें, उससे पहले ही पूरे दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलने लग जाए। ठीक है, तो वो भी पॉसिबल है। कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सहायक की कीमतों को वस्तु की पूर्ति का संकेतक नहीं होने देती। यहां तक तो आपने ये समझ लिया कि कीमतें संकेतक का रूप है। अब वापस इस मुद्दे को सहायकी वाले से जोड़ते हैं। तो कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं जब सरकार सहायकी देती है तो कीमतों को वस्तु की पूर्ति के संकेतक नहीं होने देती। ठीक है, कैसे नहीं होने देती वो समझिए। जब बिजली और पानी को सहायकी युक्त दरों पर या निःशुल्क प्रदान किया जाता है तो उनकी कमी का ध्यान रखे बिना उनका फिजूल उपयोग किया जाएगा। अब देखो कि जब सहायकी दी जाएगी, सरकार उनको फ्री में उपलब्ध करा रही है या कम दरों पर उपलब्ध करा रही है, तो जो किसान है हो सकता है कि उसका ज्यादा फिजूल खर्चा करे। ठीक है, ज्यादा पानी दे रहा है, ज्यादा बिजली का इस्तेमाल कर रहा है और उनसे बिजली से और काम कर रहा है, तो हो सकता है वो फिजूल खर्ची करे। अब जब उसका खुद का ज्यादा खर्चा नहीं हो रहा है तो वो तो क्या है, सप्लाई कर देगा, सप्लाई कर देगा और सप्लाई कर देगा। तो जब ज्यादा सप्लाई कर देगा तो ना तो प्राइस बढ़ेगी ना घटेगी। तो प्राइस का सही रूप से, कीमत का सही रूप से क्या है, संकेतक नहीं बनने देता वस्तु। ठीक है, अगर सहायकी दी जा रही है तो वो वस्तु को कीमत का सही रूप से संकेतक नहीं बनने देगा कि भाई वस्तु कम ज्यादा होगी तो सप्लाई में भी ज्यादा होगी। क्योंकि जब जैसे मान लीजिए कोई मुझे कहे कि आपको पैसे दे रहे हैं, आप तो उत्पादन करो, तो फिर मैं तो फिजूल खर्चा करते जाओ ना, उत्पादन करते जाओ। पर जब मेरी जेब से लग रहा है कि अरे अरे नहीं नहीं भैया इतना नहीं, मार्केट में है ही नहीं यार, कोई खरीदता नहीं, मैं क्यों उत्पादन करूं, क्यों उत्पादन करूं, तो मार्केट कंट्रोल जो होगा ना वो फिर मैं नहीं कर सकता। और मार्केट कंट्रोल नहीं करूंगा तो जो प्राइस है वो कंट्रोल नहीं हो पाएगी। तो ये फॉर्मूला हमारा कहता है कि कीमत संकेतों के रूप में वो फॉर्मूला खराब हो जाएगा। यदि पानी निःशुल्क प्रदान किया जाएगा तो किसान पानी प्रधान फसलें उगाएगा। तो अगर पानी आप निःशुल्क दोगे तो ऐसी फसलें उगाएगा जिनमें पानी का खूब प्रयोग होता है। भले ही उस क्षेत्र में जल संसाधनों की कमी हो और इन फसलों से दुर्लभ संसाधन भी कम हो जाए, हाँ अगर आपने पानी दिया और वो ऐसी ऐसी फसलें उगाएगा जिनमें पानी का खूब यूज हो, चाहे वहां पे पानी की बहुत कमी हो और जो पानी चाहे बिल्कुल खत्म हो जाए, पर वो तो उनका बिल्कुल आंधाधुंध होकर के इस्तेमाल करेगा। यदि पानी की कीमत दुर्लभता के अनुसार निर्धारित की जाए तो किसान क्षेत्र के अनुकूल उपयुक्त फसलें उगाएगा। परंतु अब वो पानी जो है वो सरकार उसको सहायकी पर दे रही है या सस्ती दरों में दे रही है या बिल्कुल मुफ्त में देती है। तो अब उससे जब पानी फ्री में मिल रहा है तो उसका तो उत्पादन चलता रहेगा, कोई इसको फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर पानी की जो कीमत है दुर्लभता के अनुसार, कमी और ज्यादा के अनुसार अगर उसकी कमी हुई है तो उस अनुसार अगर हम लोग करते हैं तो क्या होगा कि पानी का वो अनुकूल उपयुक्त करेगा कि भैया देखो पानी की कीमतें बढ़ गई हैं तो अब अपन को यही ये फसलें उगानी चाहिए, इस फसलों से भी अपन कमा सकते हैं, जरूरी नहीं है पानी की ही फसलें उगाए। उर्वरक कीटनाशकों पर सहायकी संस्थानों का प्रयोग बढ़ाएगी तो जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। अब सरकार आपको उर्वरक पर सहायकी दे रही है, कीटनाशकों पर सहायकी दे रही है, अब उनका ज्यादा प्रयोग करोगे तो हो सकता है वो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो जाए।
सहायकी से फिजूल उपयोग को बढ़ावा मिलता है, तो सहायकी से ज्यादा जो फिजूल खर्चे हैं वो भी होते हैं। प्रेरणा की दृष्टि से सहायकी पर विचार करें और स्वयं से पूछे कि क्या किसानों को निःशुल्क बिजली प्रदान करना आर्थिक दृष्टि से उचित है या नहीं। तो ये आपके लिए बॉक्स में क्वेश्चन छोड़ा गया है कि आप सोचें कि वो सही है या गलत है। ठीक है, तो आज के लिए अपना इतना ही। अपन लोगों ने कृषि को 3 लेक्चर्स में पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, पहले कृषि के बारे में जाना, ठीक है, फिर हरित क्रांति की हम लोगों ने बात करी, उससे पहले भू सुधार कानून और आज सहायकी। तो कृषि वाला टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में उद्योग और व्यापार की। पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।